हाय, मैं हूं अवधेश। और खंडहर के पिछले 3 एपिसोड्स में आपने देखा कि गांव से पीलीभीत आया विद्यासागर भारी बारिश और आर्थिक तंगी के चलते खंडहर में शरण लेने को मजबूर हो जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वहां कुछ रहस्यमयी आत्माएं भी हैं। धीरे धीरे करके एक पुरानी जंग लगी चाबी और सोने के सिक्कों की थैली उसके हाथ लगती है, जो खंडहर को जानने के प्रति विद्यासागर की उत्सुकता और बढ़ा देती है। फिर एक सपने के जरिए विद्यासागर को पता चलता है कि खंडहर के नीचे एक तहखाना है जिसमें बेशकीमती खजाना है, जिसकी रक्षा कूष्मांड नाम का एक पौराणिक प्राणी कर रहा है। उसे अपने राजा का इंतजार है। 4 मजदूर जो तहखाने के अंदर प्रवेश करते हैं, उनमें से एक राजा है जो मरकर दोबारा सारंग के रूप में वापस आया है। कूष्मांड उसका स्वागत करता है और उससे कहता है, जो 3 मजदूर आपके साथ आए हैं वो हत्यारे हैं और आपके प्राण संकट में हैं। और आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। सारंग समझ नहीं पा रहा था कि वो कूष्मांड की बात का भरोसा करे या नहीं, तो उसने कहा कि किसी को मारने की जरूरत नहीं है, वो सब गरीब लोग हैं, मुझे उनसे बात करने दो। अगर मुझे कुछ होता है तब तुम बेशक उन्हें मारकर इस जगह को फिर से सुरक्षित कर लेना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, कूष्मांड बोला। ठीक है, तो क्या मैं इनमें से 2 थैली सोने के सिक्के उठा लूं? सारंग ने कूष्मांड से पूछा। महाराज, ये सब आपका ही है, आप जो चाहे ले सकते हैं, मैं तो आपका सेवक हूं, कूष्मांड बोला। सारंग ने सोने के सिक्कों की 2 थैलियां उठाई और कहा, मैं अभी आता हूं। यह कहकर सारंग वहां से चला गया। उसके जाते ही कूष्मांड ने खजाने का तिलिस्मी दरवाजा फिर से बंद कर दिया। पर कूष्मांड की कही हुई बात सारंग को खटक रही थी, तो वह डरते डरते उस भूल भुलैया से बाहर निकल आया, हाथ में मशाल लिए। तभी सामने का दृश्य देखकर वो डर से कांप गया। विपिन और नंदलाल सुजान बाबू को जोर से पकड़े हुए थे और सुगना चाकू से सुजान बाबू के पेट को गोद रहा था। उसने एक के बाद एक 7-8 वार किए। सुजान बाबू कुछ बोल ही नहीं पाए, बस तड़फड़ाते रहे। थोड़ी देर में उनका शरीर शांत हो गया। सारंग ये सब देखकर डर के मारे छिप गया और अपनी मशाल बुझा दी। साला पुलिस की धमकी दे रहा था कि हमने ऑफिस का ताला क्यों तोड़ा। अबे उससे भी ज्यादा कीमती चीज है यहां पर, साला हमारे पीछे नीचे ही चला आया, सुगना ने आवेश में कहा। इस पर विपिन बोला, तुमने ऑफिस में चोरी करवाई और अब इसे मार दिया, तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो यहां? और क्या तुम इस बात का क्या पता है कि यहां किस तरह की मूल्यवान चीज है? विपिन सही कह रहा है, बिना जाने कि इस तहखाने में क्या है हमें अपराध नहीं करना चाहिए था, नंदलाल बोला। तुमको सबूत चाहिए कि मैंने यह सब क्यों किया? तो ये देखो, कहकर सुगना ने अपनी जेब से सोने का सिक्का निकाला और कहा, यह मुझे उस लोहे के गोल ढक्कन के पास खुदाई के वक्त मिला, तो हो ना हो ये यहीं से आया है, हमें बस वो जगह ढूंढनी है। सुगना ने सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, वाह कितना अद्भुत है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये पूरी जगह ही खोद डालते, नंदलाल ने खुशी के मारे कहा। और क्या, आज देखें कितने सिक्के मिलते हैं यहां, विपिन खुशी से बोला। पर हमें तो अब तक कुछ नहीं मिला है, नंदलाल ने कहा। पर सारंग अभी नहीं लौटा है, तो हो सकता है वो कुछ अच्छी खबर लाए, सुगना बोला। अगर वो नहीं आ रहा है तो चलो हम ही चलते हैं, अंदर पता तो करें जरा कि क्या कर रहा है वो, विपिन ने सुझाव दिया। आइडिया बुरा नहीं है, चलो। सुगना ने हामी भरी और तीनों भूल भुलैया के उसी रास्ते पर चल पड़े जिस पे सारंग गया था, जबकि सारंग उस रास्ते से कब का बाहर आ चुका था और वहीं छिपा हुआ था। सारंग ने जब उन्हें अंदर जाते हुए देखा तो तहखाने के मेन दरवाजे की ओर चुपचाप बढ़ गया।
अगर वो हमें खून से लथपथ देख लेगा तो हमसे पूछेगा कि ये किसका खून है, तब हम क्या कहेंगे? नंदलाल ने सुगना से पूछा। उसे भी मरना ही है। सोने के सिक्कों के बस 3 ही हिस्से होंगे। सारंग को मार डालेंगे, सुगना ने कहा। तभी सिक्के गिरने की आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबने पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि सारंग तहखाने की सीढ़ियों से भाग रहा है। ये सिक्के उसकी थैली से गिर रहे थे। पकड़ साले को, भाग रहा है वो, सुगना ने बाकी लोगों से कहा। उसे सिक्के मिल गए हैं, नंदलाल चिल्ला के बोला। तीनों ने सारंग का पीछा किया। सारंग जानता था कि अगर वो रुका तो उसे मार दिया जाएगा। वो तहखाने के बाहर आ चुका था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। वह ऑफिस के पिछले दरवाजे से भागा, पर तीनों की नजर में आ गया। तीनों ने उसका पीछा किया। सारंग बेतहाशा गिरते पड़ते ऑफिस के पीछे वाले जंगल में भागा जा रहा था, पर बरसात की वजह से कभी कभी फिसल कर गिर जा रहा था। सारंग की किस्मत अच्छी नहीं थी, वो पकड़ा गया। उसने सुगना के बहुत हाथ पैर जोड़े, पर उन्होंने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने सोने के सिक्कों की थैली सारंग की जेब से निकाल ली और पूछा, क्या और भी थैलियां हैं वहां? हाँ, बहुत ज्यादा, तुम्हारी उम्मीद से भी बहुत ज्यादा। मुझे मत मारो सुगना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तुम चाहो तो सब कुछ रख लो, सारंग ने गिड़गिड़ाते हुए तीनों से कहा। वो तो हम लेंगे ही, पर अफसोस तुम्हें जाना होगा, हम खतरा नहीं उठा सकते, कहकर सुगना ने चाकू से कई वार किए और सारंग मर गया। इसकी लाश छिपा दो, पहले सोने के सिक्के बाहर निकालो, फिर इसकी लाश यहीं कहीं गाड़ देंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। तीनों फिर वापस तहखाने में उतरे, इस बात से बेखबर कि कूष्मांड उन्हीं की राह देख रहा है। तीनों उसी रास्ते पर गए जिस पर सारंग गया था, पर कूष्मांड इस बार उनका शिकार करने की ताक में था। उसने मार्गों की तिलिस्मी योजना बदल दी। अब खजाने तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ कूष्मांड ही जानता था। उसने पहले उन पर नरभक्षी प्रेत छोड़े ताकि वो एक दूसरे से अलग हो जाएं, और वही हुआ भी। सब एक दूसरे से अलग हो गए। विपिन नरभक्षी प्रेतों का पहला शिकार था। नरभक्षी प्रेतों ने अंधेरे में विपिन का पीछा किया। अंधेरे में गिरता पड़ता वह लहूलुहान हो गया और गलती से जहरीले सांपों की मांद में जा गिरा। बाकी का काम सांपों ने कर दिया। पता नहीं कितना जहर विपिन की नसों में उतर गया। दर्द से वो कराहता जाता, पर उन सांपों ने निरंतर डस डस कर उसके नसों में जहर भर दिया, उसे लकवे की स्थिति में ला दिया, और फिर मौत ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उधर नरभक्षी प्रेतों ने तहखाने के अंधेरों में भागते नंदलाल के लिए जाल बिछाया। उन्होंने नंदलाल के पैरों को पकड़ लिया और उसे तहखाने के अंधेरों में ले उड़े। यहाँ वहाँ पटक पटक कर नंदलाल के शरीर के परखच्चे उड़ा दिए। कहते हैं कि नंदलाल की खोपड़ी उसके धड़ से अलग हो चुकी थी, जबकि नरभक्षी प्रेतों का गुस्सा इस पर भी शांत नहीं हुआ था। वो काफी देर तक उसका धड़ लिए तहखाने में उड़ते रहे और अंत में बचे हुए शरीर को जानवरों की तरह खाने लगे। जबकि सुगना को पकड़कर नरभक्षी प्रेत कूष्मांड के सामने लाए। कूष्मांड के आदेश पर सुगना के हाथ पैर एक एक करके तोड़ दिए गए। शरीर में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सुगना को दर्द नहीं हो रहा था। तहखाना उसकी चीखों से गूंज रहा था। उसे वहीं तहखाने में उल्टा लटका दिया गया था। कई दिनों तक बिना कुछ खाए पिए दर्द से तड़पते हुए वो ऐसे ही लोहे की जंजीरों में उल्टा लटका रहा। कूष्मांड ने आदेश दिया कि इसे एक बार में मत चबाना, हर रोज थोड़ा थोड़ा करके। सुगना लगभग 8 हफ्तों तक वहां टंगा रहा। इस दौरान चूहे, चमगादड़ और नरभक्षी प्रेत उसको थोड़ा थोड़ा करके खाते रहे। फिर एक दिन सुगना की जान भी निकल गई, और वो आत्माएं हमेशा के लिए उस खंडहर में कैद हो गईं। न सिर्फ उनके शरीर ने, बल्कि उनकी आत्माओं ने भी कूष्मांड की प्रताड़ना झेली। कहने को वो अब कूष्मांड के गुलाम थे,
जिस दिन वो तीनों खंडहर में वापस घुसे थे, उसी दिन कूष्मांड ने तहखाने में घुसने का दरवाज़ा फिर से छिपा दिया था। अब कार्यालय के लोगों को वहाँ पर एक नाली बनाने के लिए मजदूरों द्वारा खोदा गया गड्ढा दिखता था, तो पुलिस को भनक भी नहीं लगी कि यहाँ कोई तहखाना भी है। उनके हिसाब से सारंग की हत्या हो गई और सुजान बाबू, विपिन, नंदलाल और सुगना अब तक लापता हैं। पुलिस ने इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कूष्मांड बहुत चालाक था। उसने सारंग के आदेशानुसार तहखाने तक पहुंचने के सारे सुराग मिटा दिए। कूष्मांड नहीं चाहता था कि दोबारा कोई भी घुसपैठिया वापस तहखाने का सुराग भी पाए, तो उसने नरभक्षी प्रेतों को तहखाने से बाहर निकालकर इस काम पर लगा दिया। नरभक्षी प्रेतों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लोग भी बड़े ढीठ थे। अब चूंकि यह सिंचाई विभाग का दफ्तर था, तो लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। पर जब कूष्मांड को लगा कि ये सब ऐसे नहीं मानेंगे, उसने अपने प्रेतों को लोगों को जान से मारने का आदेश दे दिया। फिर सिंचाई विभाग का एक बड़ा अफसर फांसी के फंदे पर लटका मिला। अब लोगों ने इस बात को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने लगे कि सिंचाई विभाग का दफ्तर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। पर बदले में सरकार ने एक तांत्रिक की व्यवस्था की, ताकि भूत प्रेत या जो भी इन सब के पीछे है उस पर काबू किया जा सके। उस तांत्रिक का बड़ा नाम था। कहते हैं कि उसने न जाने कितने भूत पिशाच पकड़ रखे थे। पर कूष्मांड बहुत ताकतवर था। उसने वहीं लोगों के सामने तांत्रिक को खून की उल्टियां कराते हुए मार डाला। सरकार भी खौफ में आ गई और सिंचाई विभाग का दफ्तर कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर कार्यालय को कहीं और नहीं स्थानांतरित किया गया तो और लोग मारे जाएंगे। तब से यह दफ्तर खाली हो गया और इन 100 सालों में खंडहर में तब्दील हो गया। तब से किसी ने यहां कदम नहीं रखा, सिवाय तुम्हारे सारंग, सिवाय तुम्हारे, सिवाय तुम्हारे सारंग, सिवाय तुम्हारे। ये गूंज सपने में इतनी तेज थी कि विद्यासागर उठ बैठा। शाम के 4:30 बज रहे थे। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। बाहर पानी लगातार बरस रहा था। जोर की हवा चल रही थी। हवा की बौछार कभी कभी उसके चेहरे तक आ जाती थी। इस खंडहर की हकीकत जानकर वो आश्चर्यचकित था, पर वो हैरान था ये जानकर कि जिस बात का पता पुलिस तक नहीं लगा पाई, वो इतना साफ साफ सपने में कैसे दिखा। तभी उसकी नजर चटाई पर पड़ी, दूसरी थैली पर पड़ी। उसने जल्दी से उसे खोला और पाया कि वो भी सोने के सिक्कों से भरी हुई है। उसने तुरंत पहली थैली उठाई और दोनों थैलियों को हाथ में उठाकर मन में सोचा, आखिर ये क्या चाहते हैं? ये सोने के सिक्के मुझे क्यों दे रहे हैं? तभी कोठरी में जैसे भूकंप आ गया। उसके कान के पास वही 4 आत्माएं चिल्ला के बोली, हमें निकालो, यहाँ से निकालो, निकालो हमें यहाँ से, मुक्ति दो सारंग, हमें निकालो, मुक्ति दो। कमरे की हर एक चीज हवा में उड़ रही थी और जब सब कुछ शांत हुआ, सारा सामान जमीन पर बिखरा पड़ा हुआ था। विद्यासागर भौचक्का सा, घबराया हुआ, मुंह लिए चटाई पर गिरा हुआ था। हवा चलनी बंद हो गई थी, पर पानी अभी भी बरस रहा था। विद्यासागर डरा हुआ था। तो अब तक के लिए बस इतना ही। इस कहानी का 5वां एपिसोड लेकर मैं जल्दी आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।